In the last class, we discussed about the torque and relation between the torque and moment of inertia with angular acceleration. Today, we will discuss about a body fixed with a rotational axis, and then what is the behavior of the body. Today, we will discuss. Okay, so write down. First, we start the questions on the basis of, and क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करेंगे ना, सीखने की कोशिश करते हैं. तो लिखो फर्स्ट, find the angular acceleration, find the angular acceleration, find the angular acceleration, angular acceleration, tangential acceleration, angular acceleration, tangential acceleration, and also find the hinge force, and also find the hinge force shown in the figure, hinge force shown in the figure. 3 kg का बॉडी है और लेंथ इसका जो है 12 मीटर का है. देखो एक फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू ये फिक्स किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज पॉइंट भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो अब सोचना है, समझना है, पर सबसे पहले क्या निकालना है बच्चे, बताना. तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है. और क्या निकालना है इसके अंदर में, बोलो जल्दी. ठीक है, आ जाओ. अब बात करते हैं सर सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन की. तो हाउ टू बी सॉल्व द एंगुलर एक्सेलरेशन. तो इधर देखो और समझो और बताना कि सर जब ये बॉडी ऐसे फिक्स्ड है किसी पॉइंट से, मैं देखो फिक्स कर करके तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो 3 kg का है और 12 मीटर का है. ठीक है ना. उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मास जो है ना सर, इसका नीचे लगने वाला है mg. होगा कि नहीं होगा सर. हमें एक ही चीज पता है कि टॉर्क लिखना है हिंज पॉइंट के अबाउट. तो टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, तो हम कहेंगे आई भी हिंज पॉइंट के अबाउट इनटू में अल्फा. बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे. अच्छा तुम सोचो टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, सर एक ही फोर्स लग रहा है तो क्या लिखेंगे इसका, 6 मल्टीप्लाई mg लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे. अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे. 6 मल्टीप्लाई mg क्यों लिखे, समझ में आया क्या. इस फोर्स से इस फोर्स का डिस्टेंस जो है बच्चा वो 6 मीटर हो गया. अच्छा हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml²/3 इंटू अल्फा. हमें मास दिया हुआ है तो क्या हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 3 इंटू में 10 बराबर में 3 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 12 ना, 12 मल्टीप्लाई 12 बाई में 3 इंटू में अल्फा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. यहाँ से अगर मैं इसको काटूं तो 6 2 जा कट जाएंगे, यहाँ से ये 3 से 3 कट जाएंगे, और क्या कट सकते हैं, ये 2 से ये 5 कट सकते हैं क्या, 3 से ये 4 कट सकते हैं क्या. तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 5/4 रेडियन पर सेकेंड. क्या यहाँ तक में, पर सेकेंड स्क्वायर, क्या यहाँ तक में कोई तकलीफ है तुम लोगों को. आफ्टर डेट अब सेकेंड, ये तो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा बच्चा कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए, इसका एक्सेलरेशन कहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा है. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व करोगे, कोई बता सकता है क्या. अल्फा इंटू आर से. तो अल्फा, अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में AT निकालना है, तो अल्फा अब कौन सा पोजीशन से बोला है, ये कुछ बोला है क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ कोई COM है या ऐसा कुछ बोला है, क्या बोला है. नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ COM लिख लो. फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ COM, मतलब COM से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है ना. तो सोचो COM कहाँ पे होगा, इसका यहीं पे होगा कि नहीं होगा. तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा इंटू आर. तो अल्फा कितना है तेरे पास में, बोलो 5/4, और आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6. तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2, इधर कितना हो जाएगा 3, 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. अरे आया कि नहीं समझ में, जल्दी से करो. अब क्या पूछा, लास्ट क्या पूछा है देखना. तो हिंज फोर्सेस पूछा. पहले इस दोनों पॉइंट को करो, इसके बाद हिंज फोर्सेस भी हम पहले बता देते हैं, उसके बाद तुम लोग ने अपना इसको ऐड करना. फर्स्ट सेकंड हो गया. थर्ड नंबर मैं इधर लिखता हूं,
थोड़ा सा समझो हिंज फोर्सेस। तो आई हैव टोल्ड यू in the last class ki if any body is hinges at a point, then there are the two type of the forces we will give. One is called the y axis force and another is called the x axis for normal force. We will indicate two type of the force, and there is a symbol mg is applied in the downward direction, and there is no another force on that body, so nx is equal to 0 because there is no force in the x direction, so nx is equal to 0, and mg is the force in the y direction, but body have at that time body have some acceleration in the y direction. देखो ना एक्सेलरेशन भी है ना y डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे कोई बता सकता है? ny माइनस या mg माइनस लिखेंगे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो mg माइनस ny इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन at लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो में से कितना लोग बनाना चाहता है? ये कितना हो गया 30 माइनस ny इज इक्वल टू 3 इंटू 7.5 लिखो या 15/2 लिखो, दोनों बात बराबर है कि नहीं? क्या यहाँ से ny की वैल्यू आ जाएगी? ny इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 30 माइनस, अच्छा इसको ऐसे 15/2 ही लिख लो, ठीक है ना? 60 में से 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम्हारी मर्जी है, जैसे करना है कर सकते हो। तो ny ये किस में आया है? न्यूटन में। समझ में आया क्या कैसे पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है? एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया था रॉड, और फिर इतने सारे चीजें करना पड़ता है। जब देख लो तुम लोग क्वेश्चन देखने के बाद में इसके अंदर में कितने मिनट, 3 मिनट्स ही हुए क्या? धीरे धीरे पढ़ रहे हैं क्या? चलो हम लोगों ने हिंज पॉइंट के अबाउट में एक रॉड रखा, लेंथ L रखा, मास M रखा, और ये 37 डिग्री के आसपास में ये है, और इसको हमने रोटेट कराना चालू कर दिया, ठीक है। अब बोलता है कि आफ्टर रिलीज फाइंड द अल्फा, आफ्टर रिलीज फाइंड द अल्फा एंड सपोर्ट फोर्सेस एंड सपोर्ट फोर्सेस एंड सपोर्ट फोर्सेस, यही दो चीजें पूछा है। सोचो आफ्टर रिलीज से पहले मैं कुछ काम करने जा रहा हूं, देखना इधर नीचे क्या लगने वाला है mg, ऊपर अब देखो इधर क्या लगने वाला है, सोच के बताओ mg का कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा? तो बोलो इधर ये एंगल कितना होगा, सोच के बता सकते हो तुम लोग में से कोई भी? कितना होगा 37, ठीक है ना? तो 37, ठीक है ना? तो इधर क्या हो जाएगा mg cos 37, और इधर क्या हो जाएगा mg sin 37। कोई तकलीफ यहां तक में? अच्छा तकलीफ नहीं है सर, एफवीडी थोड़ा सा अच्छा से बनाओ ताकि हमें अच्छा से दिखे, तो मैं अच्छे से एफवीडी बना रहा हूं। देखो इधर, देखो हम बहुत धीरे धीरे इसलिए पढ़ाते हैं। इधर क्या लग रहा होगा सर? ny फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? अच्छा बॉडी नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है तो नॉर्मल फोर्स किधर की तरफ भागेगा इस बार? NH हॉरिजॉन्टल वाला इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे ये वाला mg देखो ना, mg क्या कर रहा है? इधर की तरफ खींच रहा है। तो हिंज क्या चाह रहा होगा कि भाई हमें मत खींचो, इसका मतलब हिंज अपने तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा ना NH। अरे बताया था ना दो तरह के फोर्स लगते हैं, दोनों परपेंडिकुलर लगते हैं। डायरेक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि सोचना पड़ेगा कि कैसा डायरेक्शन लेना है। अब सोचो इधर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इधर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है? बोलो mg sin 37, और इधर वाले में क्या लग रहा है? बोलो mg cos 37, यही तो लग रहा है। तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि NH जो है NH वो किसको बैलेंस करेगा? तो क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा NH निकल गया कि नहीं? सपोर्ट का निकल गया। अब तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है कि इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क लिख लूं तो अल्फा भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर इसके अबाउट टॉर्क लिखोगे तो अल्फा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से क्या लिखोगे? IH इंटू अल्फा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? पहले तो फॉर्मूला लिख लो।
अच्छा, टॉर्क अबाउट हिंज के लिए क्या लिखोगे? mg cos 37 मल्टीप्लाई 6 ना, 6 मीटर इज इक्वल टू ml² / 3 इंटू अल्फा। अरे m से m कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? g का वैल्यू 10 ले लो और cos 37 कितना होता है? 4/5 मल्टीप्लाई कितना लिखोगे? 6। इधर बोलो लेंथ कितना है? 12 मल्टीप्लाई 12/3 इंटू अल्फा। टिंग टिंग काट दो, 6 2 जा और 12 काट दो, 4 से ये काट दो और इस 4 से ये कट गया। कुछ बचा क्या? क्या बचा? कुछ नहीं बचा तो 1। क्या यहां तक में कोई डाउट है, कोई तकलीफ है? फटाफट लिखो ना। अभी तक तो हमने, अच्छा एक और इक्वेशन लिखोगे क्या? देखो तो मैं लिख रहा हूं बच्चा, NY mg किधर की तरफ, ये रोटेट किधर की तरफ करेगा? ये सोच के बता सकते हो? ऐसे रोटेट करेगा, इसका मतलब ये वाला फोर्स, यानी क्या लिखोगे? mg cos 37 माइनस NY इज इक्वल टू m इंटू 80 होगा कि नहीं होगा? अरे m इंटू 80 क्यों लिखे, समझ में आ रहा है ना? कैसे क्यों लिखे हमने m इंटू 80? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा ना, अल्फा आ गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन COM का आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलो जल्दी से, m इंटू में 80 किसके बराबर हो जाएगा? तो अल्फा इंटू 6, r के बराबर हो तो 6 लिख दोगे ना। कैसे लिख रहे, समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, m का मास 3 kg है तो 30 इंटू 4/3 माइनस NY करोगे कि नहीं करोगे? पहले समझ लो फिर लिख लेना, लिखना तो है ही। तुम लोग जानते क्या करते हो, लिखना चालू कर देते हो, इसीलिए हमने कल डांटा था तुम लोगों को। और 3 इंटू अल्फा की वैल्यू 1 है और 6 इधर हो गया। यहां से तुम्हारे पास NY इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 माइनस 18 यानी कितना हो जाएगा? 22 न्यूटन। सही है ना? अब जल्दी से करो फटाफट। कहां पे गलती हो गया? 4 ये cos 37 4/5। चलो मैं पेन चेंज करके कर देता हूँ ना, कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चा कभी कभार गलतियां। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये 6 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा 24 आ जाएगा। देखो ना कहाँ गलती हुआ है, अब देखो तो तुम, अब गलती दिख रहा है तुम लोगों को? कहाँ दिख रहा है गलती? हमको तो नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है गलती? देखो तुम, कहाँ गलती ही नहीं है। देखो कहाँ गलती है, कुछ गलती ये नहीं किया मैंने। तुम लोग ऐसे ही बोल रहे हो। 4/5 करेंगे ना मैं 24, तो NY इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24 माइनस 18 8 6 14 6 न्यूटन। जल्दी करो फटाफट। थोड़ा सा बस वो माइनस प्लस में हो गया था, कोई बात नहीं, हो जाता भाई। तुम ही लोग ना बोले थे 4/3। अच्छा तुम लोग 4/5 में बोले थे क्या? मैंने 5 ही लिखा था, उसको 3 समझ के मैंने काट दिया लगता है। हमारा 5 और 3 में अंतर थोड़ा सा कम होता है ना। जल्दी करो। कितने टाइम लगा दोगे करने में इसको? आधा घंटा? अच्छा 1 घंटा लगा। कि किस तरह से सॉल्व करना होता है, तो जैसे सपोज करो कि एक हमारे पास में पुली है और इसके अंदर में एक पुली जो है, इसका डिस्क, मतलब कि डिस्क है यहाँ पे। मान के चल लो कि ये एक हमारे पास में डिस्क है और इसका रेडियस जो है हमारे पास में r है और इसका मास जो है स्मॉल m है, और इसके साथ में क्या है कि एक कैपिटल M मास का जो है एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसे है। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास, कैपिटल M मास का एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम लोग टेंशन मार्क कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इधर की तरफ टेंशन जो है T लग रहा है और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो टेंशन जो mg
एक फोर्स लग रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये सिस्टम जो है नीचे ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे जब सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और नीचे हम लोग कैपिटल एम जी लिखते हैं, कैपिटल एम जी जो है नीचे आ रहा है, तो हमारे पास में इक्वेशन जो बनेगा वो कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, एक इक्वेशन ये हमारा बन जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हम लोग कहाँ से लिखेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग रोटेशनल मोशन इस डिस्क के अबाउट लिखने की कोशिश करेंगे। तो डिस्क का सेंटर अगर सी है तो हम लोग लिखेंगे टॉर्क अबाउट सी इज इक्वल टू आई अबाउट सी इंटू में अल्फा लिखेंगे। अब टॉर्क क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे इस डिस्क के ऊपर में एक टेंशन फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो हमारे पास में, और ये रेडियस आर है, तो हमारे पास में जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी इंटू में आर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास में इस डिस्क के सेंटर से अगर तुमसे पूछे कोई, इस डिस्क के सेंटर से पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो एम आर स्क्वायर बाई में 2 हो जाएगा इंटू में अल्फा हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास में टेंशन की वैल्यू आता है, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो एम आर अल्फा बाई में 2 आता है। जैसे हमने यहाँ से एक टेंशन निकाल लिया और हमारे पास में यहाँ पे भी टेंशन और ए एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो एक रिलेशन हमारे पास में होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू में आर। कहाँ पे लिखेंगे ये, अल्फा इंटू में आर। तो इसके लिए कि लेट सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फा से ये रोटेट कर रहा होगा, जब ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, तो यहाँ पे ये हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास में अब हमें अगर इनमें से इनको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम, और ए के जगह पे हम लोग लिख देंगे अल्फा इंटू में आर, और ये इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे याद रखना ये स्मॉल एम है, याद रखने का है, ये स्मॉल एम है। तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन नंबर 2 में टी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर में जब पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल आर अल्फा बाई में 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एम अल्फा इंटू में आर लिखेंगे। यहां से अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालना है तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, कैपिटल एम जी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, कैपिटल एम अल्फा इंटू आर, और प्लस में क्या लिखेंगे, स्मॉल एम आर अल्फा बाई में 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एम जी बराबर में कैपिटल एम जी बाई में स्मॉल एम बाई में 2, और इधर से हमारे पास में आ जाएगा आर इंटू अल्फा। अब आर इंटू अल्फा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे लिए एम जी बाई में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई में 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए पुल्ली और उसके अंदर में ब्लॉक आए, तो हमें पुल्ली का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर डिस्क दिया हुआ है तो डिस्क के लिए लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा, एक बार 2 बार ट्राई कीजिएगा, तब जा करके ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट हम लोग लेने वाले हैं, इससे पहले कि इसको एक बार देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट लेने वाले हैं क्वेश्चन। पास में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है लेडर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने लेडर प्रॉब्लम के अंदर में डिस्कस किया था कि जहां जहां पे लेडर जो है टच करता है वहां पे एक नॉर्मल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे अगर हम इस लेडर प्रॉब्लम के अंदर में एक लेडर है जिसका मास जो है 20 kg है, लेंथ जो है 20 मीटर है, और एक मैन है, एक इंसान है जो 50 kg का है, जो यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे क्या हुआ है कि 2 मीटर डिस्टेंस पे ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है, नॉर्मल फोर्सेस क्या लग रहे होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा।
फिर पूछा जाएगा कि इसके बीच में, इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा इस लेडर के बीच में, तो ये भी पूछा जा सकता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चे तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल जहां जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लेडर का वहां पे नॉर्मल दिखा देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नॉर्मल N2 लग रहा होगा, तो इस जगह पे कांटेक्ट है तो इधर क्या लग रहा होगा, N1 लग रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में हमको पता है कि ये अगर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा इसके ऊपर में, क्योंकि बॉडी जो है इधर की तरफ मूव करेगा। इसके मिड पॉइंट पे mg लग रहा होगा, जो किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। इसके मिड पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, mg। mg किसका, लेडर का यहाँ पे मास है तो ml लिख देंगे। ठीक है, अच्छा ये इंसान भी यहाँ पे खड़ा है तो ये भी क्या लगा रहा होगा, नीचे की तरफ एक 50g लगा रहा होगा। mg ml कितना है हमारे पास में, लेडर के लिए कितना है 20, तो यहाँ पे 20g लग रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले एक बार अलग बना लेंगे इनको ताकि आपको समझ में आए। इधर क्या लग रहा है हमारे पास में N1 और यहाँ पे क्या लग रहा है हमारे पास में N2। इधर क्या लग रहा है हमारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स, इधर नीचे की तरफ क्या लग रहा है 200 और क्या लग रहा है यहाँ पे हमारे पास में 500 लग रहा है। अब हमारे पास में ये सारे चीजें हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से N1 जो है सर वो फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है। देखो यहाँ पे N1 जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और N1 जो है इधर लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो रहा है। अगर आप तुम बात करोगे N2 की, तो N2 को कौन बैलेंस कर रहा है, तो N2 को बैलेंस कर रहा है 20 और प्लस में 500, यानी कि 700 न्यूटन का फोर्स हमें क्या कर रहा है, N2 जो है यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। नेक्स्ट हमारे अंदर में क्वेश्चन क्या आएगा कि N1 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द N1 वैल्यू। तो हम लोग N1 की वैल्यू अगर निकाल लें तो क्या हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम लोग N1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा कि पहले इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक पॉइंट के अबाउट में हम लोग क्या करेंगे कि एक टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं B पॉइंट के अबाउट टॉर्क, जहां पे मैक्सिमम फोर्सेस लगते रहे ना बच्चा, वहां का टॉर्क लिखना ताकि वो मैक्सिमम 0 हो जाएंगे। तो टॉर्क अबाउट बी लिखेंगे और इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल, क्योंकि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में अगर है तभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि लेटर तभी रह पाएगा अदरवाइज नहीं रह पाएगा। तो इक्विलिब्रियम में है। अब सोच के देखो, अगर टॉर्क अबाउट बी लिखेंगे तो सर N2 के कारण और N1 के फ्रीक्वेंसी के सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण और किसका N2 के कारण, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 प्लस में F इंटू में क्या हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा। अब देखो 200 न्यूटन्स की बात करते हैं, तो 200 न्यूटन्स के लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है और इसका लेंथ है हमारे पास में 2 मीटर, इसका मतलब कि ये 1 मीटर हो जाएगा। और ये एंगल अगर मैं थीटा बोलूं, एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम लोग नहीं थीटा मान करके के सॉल्व कर लेंगे कि थीटा है। तो थीटा एंगल अगर दे दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 cos थीटा। इसका मतलब 200 के लिए अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 200 इंटू 1 cos थीटा लिख देंगे। फिर इसके बाद में इसका डायरेक्शन चेक करेंगे, इधर की तरफ है। फिर ये 500 के लिए लिखेंगे तो अच्छा यहाँ पे मास जो है ये है 2 मीटर पे है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 12 मीटर, थोड़ा सा डेटा गलत लिखा गया है, तो लेंथ 12 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हाफ पे क्या होता है mg लगता है किसी चीज का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए 6 इंटू में cos थीटा हो जाएगा। अब सोचना है नेक्स्ट वाले के लिए, ये 500 के लिए सोचना है। तो जब यहां से यहां तक का लेंथ जो है बच्चा ये है 2 मीटर दिया हुआ, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा सोच के देखो सर। टोटल तो 12 लेंथ आपने दिया है, 12 मीटर दिया है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा 10 मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 500 इंटू में cos थीटा और इधर क्या लिख देंगे cos थीटा, और ये 10 मीटर है तो 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 500 मल्टीप्लाई 10 cos थीटा।
इसको लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास में बच गया कौन सा, अब इसके अबाउट भी टॉर्क लिखना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने कौन कौन सा टॉर्क लिख दिया है, जो जो लिख दिया है मैं उसको आपको थोड़ा सा दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर हमने यहाँ पे इन सारे को लिख दिया है, एक मिनट बस जस्ट इसको मिटा देता हूँ अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा सा मैं इधर से इरेज कर रहा हूँ चीजों को। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे टॉर्क जो है, अब हमें N1 के अबाउट लिखना है। किसके अबाउट लिखना है बच्चा? N1 के अबाउट। तो जब भी N1 के अबाउट टॉर्क लिखना है तो N1 के लिए हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? ये। अगर ये 12 मीटर है तो ये वाला लाइन कितना हो जाएगा? सोच के देखो, 12 साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा डायरेक्शन चेक करेंगे तो ये ऐसे और इधर की तरफ, यानी कि इसका अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे N1 इंटू 12 साइन थीटा, और यहां से हम लोग क्या करेंगे कि 0 कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1200 कॉस थीटा, और प्लस में इधर हो जाएगा 5000 कॉस थीटा इज इक्वल टू N1 12 इंटू में साइन थीटा। यहां से दोनों को ऐड करने पे हमारे पास में आ जाएगा 6200 कॉस थीटा इज इक्वल टू N1 इंटू में 12 साइन थीटा। अब थीटा की अगर वैल्यू दिया रहता तो यहां से हम लोग सॉल्व कर लेते, अदरवाइज यहां से हम लोग क्या करेंगे, N1 की वैल्यू निकाल लेंगे और इस वाले इक्वेशन के अंदर में पुट कर देंगे तो N1 की वैल्यू और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हमें टॉर्क का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। अगर आप टॉर्क का इक्वेशन लिख पाते हैं तभी जाकर करके आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगी, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी। तो प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क से रिलेटेड ही, हमारे पास में आगे चल कर करके पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के अंदर में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर में जब पुल्ली ब्लॉक सिस्टम लेते थे तो वहां पे पुल्ली जो होता था बच्चा, वो क्या होता था, 100% मासलेस होता था, और हमारा स्ट्रिंग भी क्या होता था, मासलेस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे, पुल्ली जो होगा वो भी मास के साथ में होगा एंड फ्रिक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि पुल्ली के बीच में और स्ट्रिंग के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है ना। नो स्लिपिंग केस है यहाँ पे बिटवीन द पुल्ली एंड स्ट्रिंग, मतलब पुल्ली और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी स्लिपिंग फोर्स नहीं लग, नो स्लिपिंग है, मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है प्रेजेंट है। तो इस केस में हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करना। M2 जो है यहाँ पे हम मान के चलते हैं ग्रेटर देन M1 है। अगर ऐसा होता है तो M2 जो होगा इधर a एक्सेलरेशन से जाएगा, तो M1 जो है इधर ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले समझते हैं पुल्ली क्या कहता है, क्या समझ आता है। तो पुल्ली के ऊपर में जो हमारे पास में, पुल्ली के ऊपर में जो हमारे पास में स्ट्रिंग है उसकी कहानी पहले समझाता हूं। पुल्ली के ऊपर में हमारा जो स्ट्रिंग होगा कुछ इस तरह से होगा, और ये स्ट्रिंग पुल्ली के ऊपर में जब ये नीचे, इधर वाला पोर्शन जब नीचे आ रहा होगा और इधर वाला पोर्शन जब ऊपर जा रहा होगा, तो ये स्ट्रिंग जो है ना एक फ्रिक्शन डेवलप कर रहा होगा। किसके ऊपर में? पुल्ली के ऊपर में। जब ये स्ट्रिंग एक फ्रिक्शन डेवलप कर रहा होगा तो इधर तो हमारे पास में सपोज कर लो इधर का टेंशन को हमने T2 मान लिया है और इधर के टेंशन को हमने T1 मान लिया। टेंशन क्या कि देखो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन इक्वल होते थे, लेकिन यहाँ पे टेंशन होंगे डिफरेंट होंगे क्योंकि मासेस है, स्ट्रिंग का भी मासेस है। तो हम लोग दोनों पे क्या मान के चलेंगे, एक पे T1 मान के चलेंगे तो दूसरे वाले पे T2 मान के चलेंगे। अब इधर की तरफ भी हमारे पास में क्या लगने वाला है, T2, और इधर की तरफ भी हमारे पास में क्या लगने वाला है, T1। अब जो एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा, ये जो मासेस के कारण यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ना वो T2 माइनस T1 को क्या कर रहा होगा, T2 माइनस T1 को बैलेंस कर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले ये इक्वेशन बनाएंगे T2 माइनस T1 के, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस करा देंगे। फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लोग एक जानते हैं, अगर M2 मास का अगर FD बनाऊं, हम M2 मास का FBD बनाऊं, तो M2 मास पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, T2 फोर्स, नीचे कितना लग रहा है, M2 इंटू में G लग रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, M2 इंटू में G। इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू में A लिखूंगा। इसी तरह से अगर M1 के लिए लिखूंगा तो M1 के लिए क्या लिखूंगा बच्चा, तो M1 के लिए लिखूंगा T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A लिखूंगा। तो हमारे पास में यहां से दो इक्वेशन बन करके तैयार हो गया, T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A। अब हमें किसी तरह से अनदर इक्वेशन भी खोजना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में वेरिएबल जो है अभी भी बहुत सारे हैं। तो हमें देखो, एक तो T1 वेरिएबल हो गया, T2 हो गया, फिर एक्सेलरेशन हो गया, तो हमें और भी इक्वेशन खोजना पड़ेगा। तो और भी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो और इक्वेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेंशन के साथ में टॉर्क का इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पुल्ली के ऊपर में क्या लग रहा होगा, पुल्ली के ऊपर में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, तो हम लोग क्या लिखेंगे, F इंटू आर। अगर फ्रिक्शनल फोर्स के कारण लिखेंगे तो पुल्ली के सेंटर के थ्रू लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर इंटू में अल्फा लिखेंगे। अगर मान लो कि ये पुल्ली जो है डिस्क की तरह बिहेव कर रहा है, ये डिस्क की तरह बिहेव कर रहा है, और इसका मास भी कुछ दिया हुआ है, जैसे सपोज कर लो m मास दिया है, रेडियस r दिया है, तो डिस्क के सेंटर के अबाउट में हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² /2 इंटू अल्फा। और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, T2 माइनस T1। तो यहां से हम लोग लिख देंगे T2r माइनस T1 इंटू में R लिख देंगे, और यहां से हम लोग T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे mr अल्फा बाई 2, क्योंकि एक R जो है यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास में 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास में 3 इक्वेशन है, और इन 3 इक्वेशन को सॉल्व कर करके जो भी अननोन क्वांटिटी हमें पूछा जाएगा वो निकालेंगे। एक और इक्वेशन लिखेंगे अल्फा का रिलेशन, तो अल्फा इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। एक इक्वेशन यहाँ पे भी कर लेते हैं, और ये हमारा 4th इक्वेशन है। इन 4th इक्वेशन में से जो भी क्वांटिटी पूछा जाएगा, जैसे कि T1 T2 निकालना है, तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर करके T1 और T2 का वैल्यू इससे इसके अंदर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इससे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A, अगर अल्फा हटाना है तो अल्फा के जगह पे A के टर्म में लिख देंगे, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। तो पहले इसको आप लिखो, समझो, समझने की कोशिश करो। एक हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल डेटा के साथ में सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो फटाफट इसको लिख डालिए, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। तो पुली ब्लॉक सिस्टम के ऊपर में मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए लाया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम के ऊपर में न्यूमेरिकल, तो देखो, सबसे पहले हम लोग टेंशन मार्क कर लेंगे। इधर की तरफ टेंशन कितना लगेगा, T2, तो नीचे कितना लगेगा, 100 न्यूटन। इसी तरह से इधर कितना लगेगा, 80, ऊपर क्या लगने वाला है हमारे पास में, T1। ये भी हो गया हमारे लिए। अब मैं मान लेता हूं कि 10 kg वाला जो है नीचे जा रहा होगा A एक्सेलरेशन से, तो 8 kg वाला ऊपर जा रहा होगा A एक्सेलरेशन से। ये इसकी मतलब कि रोटेशनल जो है एक्सिस अल्फा है, और यहाँ पे रेडियस जो है हमारे लिए R है। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है 2 kg का। तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वही पहले इक्वेशन लिखेंगे। नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको लिखेंगे 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 10 इंटू A लिखेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले के लिए लिखेंगे T1 माइनस 80 इज इक्वल टू 8 इंटू A लिखेंगे। हो गया यहाँ से। अब हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो T1 माइनस T2
और इधर हो जाएगा +20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू में a आ जाएगा। यहां से हम लोग एक इक्वेशन को लिख देते हैं और इधर भी इक्वेशन है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि T2 यहाँ पे क्या लग रहा होगा T2 और इधर क्या लगने वाला है T1। अब देखो T1 और T2, तो हम इन टेंशन के कारण टॉर्क डेवलप हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा इसके ऊपर में, तो इसके डिस्क के ऊपर में जो टॉर्क डेवलप हो रहा होगा वो देखो, तो T2 के कारण टॉर्क की डायरेक्शन भीतर की तरफ और T1 के कारण टॉर्क की डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क लिखना है तो टॉर्क के लिए हम लोग टॉर्क अबाउट लिख रहे हैं सेंटर, टॉर्क अबाउट सेंटर तो क्या लिखेंगे IC इंटू अल्फा। ये किसके लिए है, ये डिस्क के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो T2 हम लोग मान के चलते किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं कि ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब भीतर वाला चीजें जो होगा वो क्या होगा, इनसाइड वाले जो चीजें होंगे वो पॉजिटिव मान लेते हैं। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे T2 इंटू R, क्यों कि इसका टेंशन इंटू में यहां से यहां तक का क्या लिखेंगे डिस्टेंस, तो ये टॉर्क दे देगा। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे माइनस में T1 इंटू R। माइनस क्यों लिखें, क्योंकि इसका डायरेक्शन भीतर की तरफ है और इसका डायरेक्शन क्या है बाहर की तरफ है, और हमारा अल्फा जो है इस एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग क्या लेना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज वाले को मतलब नीचे भीतर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना। IC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे MR² बाई में 2 इंटू में अल्फा। यहां से हमारे पास में आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू MR अल्फा बाई में 2। हमने एक चीज पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है ना बच्चा, कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे एक इक्वेशन होता है A इज इक्वल टू अल्फा इंटू R। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू MA। इस यहाँ पे मास जो है 2 kg वाला है, तो यहाँ पे हम 2 kg पुट ही कर देते हैं। डिस्क का मास वहां पे 2 kg दिया हुआ है, तो ये डिस्क का मास है बच्चा, क्योंकि डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं। 2 इंटू में A लिख देते हैं बाई में 2। अब बोलोगे R इंटू अल्फा को क्या कर दिया हमने, R इंटू अल्फा को अल्फा इंटू R इज इक्वल टू A लिखा हुआ है कहीं पे, देखो यहां से पुट किया तो हमारे पास में आया T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन A आया। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को अंदर में डालते हैं। यहां पे हमारे पास में T2 माइनस T1, तो यहां लेकिन हमारे पास में क्या है T1 माइनस T2 है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें T1 माइनस T2 लिखते हैं, तो ये माइनस A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पे माइनस A प्लस में 20 इज इक्वल टू 18A लिखेंगे कि नहीं। इसकी वैल्यू हमने क्या किया है इस इक्वेशन से लेकर करके डाल दिया, तो हमारे पास में 20 इज इक्वल टू 19A आया है। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आया है 20/19 आया है। जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू 20/19 आ गया है, तो अगर मैं इस वाले इक्वेशन के अंदर में पुट करूंगा तो क्या T2 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 10 इंटू A के जगह पे लिख देंगे 20/90। यहां से हमारे पास में T2 की एक वैल्यू आएगी, वो होगी 100 माइनस 200/19। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और हमारे पास में T2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमें T1 वाले इक्वेशन में T1 माइनस 80 इज इक्वल टू 8A लिखा हुआ है, A के जगह पे अगर 20/19 पुट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ से T1 की भी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो यहाँ से 160/19 और प्लस में क्या हो जाएगा 80, ये हमारे पास में T1 की वैल्यू आ जाएगी। न्यूटन में आंसर होगा। अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा की भी वैल्यू यहां से हम लोग अल्फा इंटू आर पुट कर करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल डेटा के अंदर में जो भी चीजें क्वेश्चन के अंदर में आएगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं। जल्दी से करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि देखो एक बेलना होता है, घर पे जब बेलना होता है जिससे रोटी बनाए जाते हैं, तो उसका कुछ पोर्शन जो होता है पतला होता है और कुछ पोर्शन क्या होता है मोटा होता है। तो हुआ क्या, उस बेलने के ऊपर में स्ट्रिंग जो है लपेट दिया गया है,
पतले वाले पोर्शन पे भी, मोटे वाले पोर्शन पे भी इस तरह से दिखाया गया है। तो इसके अंदर में भी क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है, तो उसको पहले समझते हैं और उसके बाद में हम लोग बातें करते हैं। तो हम मान के चल लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना, इनका एक्सेलरेशन a2 होगा और ऊपर जा रहा होगा तो ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। मान लेते हैं कि 3 kg वाले पे टेंशन T1 लग रहा होगा, तो इधर वाले पे टेंशन कितना लग रहा होगा, T2 लग रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं जो 3g माइनस, यहाँ नीचे के लिए क्या लगेगा 3g माइनस T1 इज इक्वल टू 3a1। इसी तरह से अगर मैं इसके लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, T2 माइनस 2g इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2a2 लिखूंगा। ये हमारे पास में दो इक्वेशन बन के तैयार हो गया, T2 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a2। अब क्या करेंगे कि जो अल्फा, देखो अल्फा दोनों के लिए क्या होंगे ना, सेम होंगे। तो अल्फा एट Q पोजीशन इज इक्वल टू अल्फा एट P पोजीशन एकदम होना ही है। अगर ये नहीं होगा तो स्ट्रिंग जो है वो रोटेट कर रहा है, वो रोटेट है होगा ही नहीं, डिफरेंट अल्फा पे होगा तो हमारा कोई भी इक्वेशन ही नहीं वैलिड होता। हमने लिखवाया था कि अल्फा शुड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अल्फा एट Q और अल्फा एट P जो होता है वो सेम होता है। जब अल्फा की बात करें तो हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो यहां से एक्सेलरेशन बाई में आर इज इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अल्फा क्यू के लिए। तो क्यू के लिए यहां से इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है बच्चा, 4 मीटर पे है। तो हम लोग इसके लिए अगर अल्फा लिखेंगे तो एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है a2, तो यहां से लिख देंगे a2 बाई में 4 इज इक्वल टू, अब देखो P पॉइंट के लिए, तो P पॉइंट के लिए हमारे पास में कितना है 3 मीटर का है और इसके लिए एक्सेलरेशन कितना है a1, तो यहां पे लिख देंगे a1 बाई में 3। यहां से हमारे पास में एक इक्वेशन बनेगा 3a2 इज इक्वल टू 4a1। एक इक्वेशन यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास में एक टॉर्क का इक्वेशन रह जाता है, तो टॉर्क का इक्वेशन भी हमें हर पॉइंट पे लिखना पड़ेगा। तो सोचो इस पॉइंट पे टॉर्क का इक्वेशन इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, T1 फोर्स। इस पॉइंट पे इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, T2 लग रहा होगा। मैं इसके लिए टॉर्क लिखूंगा तो ये भीतर की तरफ होगा और इसके लिए टॉर्क लिखूंगा तो ये बाहर की तरफ होगा। तो मैं बोलूंगा कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ डिस्क, डिस्क के लिए, डिस्क का सेंटर अगर डिस्क है तो उसके सेंटर के लिए लिखूंगा, उसके सेंटर के लिए लिखूंगा तो IC इंटू अल्फा भी लिखना पड़ेगा हमें। अच्छा बताओ, तो टॉर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले के लिए T1 इंटू में R1, यानी R1 की जगह पे कितना लिखेंगे 3 मीटर, तो R1 हमारा 3 मीटर है तो 3 लिख देंगे, माइनस इसके लिए तो क्या लिखूंगा मैं T2 इंटू में क्या लिखूंगा बच्चा 4 लिखूंगा इज इक्वल टू, नहीं समझ में आया तो देखो इधर T1 जो है फोर्स इससे कितने डिस्टेंस पे है 3 मीटर पे है, तो टॉर्क क्या लिख रहा है R क्रॉस F, तो R कितना 3 इंटू में T1 लिख देंगे, इसके बीच का 90 डिग्री है। इसी तरह से T2 के लिए लिखेंगे तो T2 के लिए कितने डिस्टेंस पे ये 4, तो 4 इंटू में T2 लिख देंगे। इधर IC के लिए वो 25 पहले से दे रखा है आपका, ठीक है। और हमारे पास में अल्फा की वैल्यू कितना होगी, तो अल्फा की वैल्यू अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे काम करते हैं, पहले यहां तक की चीजों को समझिए। T1 मतलब 3 टाइम्स ऑफ T1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू आया है 25 इंटू में अल्फा। पहले इतना हम लोग करने के बाद में आगे की कहानी को करेंगे, तो पहले इतना कीजिए, उसके बाद में हम आगे की कहानियों को और ले चलते हैं। फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, इसके बाद में हम लोग लिखते हैं। यहां तक करने के बाद में थोड़ा सा लाइट कटने के कारण हमने छोड़ दिया। अब अल्फा क्या है, अल्फा क्यू पे क्यू पॉइंट या किसी भी एक पॉइंट के लिए हम लोग लिख लेंगे A2/4 लिख सकते हैं या A1/3 लिख सकते हैं, जो भी लिखना होगा यहाँ पे लिखेंगे और किसी एक के साथ में रिलेशन बना करके सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 और इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी हो जाएगा माइनस G प्लस G इज इक्वल टू 3A1 और प्लस में 2A2
आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में एक इक्वेशन बनेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3A1 प्लस 2A2 और प्लस माइनस में 10 आ जाएगा। जी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। और यहाँ पे अब सोचो T2 माइनस T1 हमें पता चल गया है, तो हम क्या करें, कैसे करें, किसी एक इक्वेशन में हमें डालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में डालते हैं। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 तो इधर हो ही गया। अब देखो यहाँ पे 4A1 की वैल्यू A2 में डालते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3A1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 3A2/4। यहां से मैंने A1 की वैल्यू नीचे डिवाइड कर करके निकाल दिया है, ठीक है ना। और प्लस में क्या लिखूंगा, 2A2 के जगह पे A2 ही रहने देता हूं और माइनस में 10 लिख देता हूं। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 9A2/4 प्लस में 2A2 और माइनस में 10 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 हो गया हमारे लिए। अब जैसे ही T2 माइनस T1 हो गया, तो अब हम लोग इस इक्वेशन का भी यूज करेंगे। अब देखो हमने पूरे इक्वेशन को A2 में लिखा है, पहले मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो अभी डेटा जो है ना पूरे डेटा दिया रहता तो और अच्छा रहता, किसी का एक एक्सेलरेशन दिया रहता तो 8 9 9 8 17 70A2/4 माइनस 10 आ गया है। अब हम इस वाले में लिखते हैं, तो 3T1 माइनस में 4T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 25। और मेरे को अल्फा का किसी एक का वैल्यू लेना है, तो मैं A2 में लिख रहा हूं, इसलिए यहां पे लिखूंगा A2/4 लिखूंगा। यहां से हमारे पास में एक इक्वेशन आएगा 3T1 माइनस 4T2 इज इक्वल टू 25A2/4। और यहां से एक इक्वेशन आया है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 17A2/4 माइनस 10 आया है। अब हमें किसी तरह से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3T1 में से आ जाएगा T1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2T1 आ जाएगा। अब इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो तुम देखोगे तो इधर है 25A2/4 और इधर हो जाएगा 17A2, क्योंकि 4 से ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा। पहले यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर एक इक्वेशन बनाएंगे और वहां पे हम लोग डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2T1 इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे, फटाफट लिखो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 17 का टेबल 17 68, तो यानी कि 25A2 प्लस 68A2/4 माइनस 40 लिखेंगे, ठीक है ना। यहां से जब सॉल्व करेंगे तो यहां हम लिख देता हूं डायरेक्ट 8T1 इज इक्वल टू 3 और यहां हो जाएगा 93A2 और इधर हो जाएगा मेरे पास 160। 4 से चारों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास में T1 और A2 में एक इक्वेशन आया है। किस में आया है, T1 और A2 में एक इक्वेशन आया है। तो अब हमारे पास में T1 और A2 में कोई इक्वेशन आया है, तो क्या इसको सॉल्व करने के लिए कोई हमारे पास में है इक्वेशन या नहीं है। तो पहले इतना करो, फिर मिटाऊंगा, इसमें दिक्कत आ जाएगी, इसलिए पहले इतना लिख लीजिए, ये सही से लिखिएगा थोड़ा सा, फिर हम नेक्स्ट पेज पे उठाएंगे तब जा कर करके होगा। तो फटाफट करिए इसको सॉल्व, इसके बाद देखते हैं आगे की कहानी को। अब इतने सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में ये थोड़ा सा डेटा में क्या हुआ है कि हमारा रिलेशन में कुछ चीजें छूट गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है, बट हम सॉल्व कर देंगे इसको। हमारे पास में एक इक्वेशन ये है जो आया है 8T1 इज इक्वल टू 93A2 माइनस 160 आया है। अब एक इक्वेशन जो है ना हमें यहां से उठाना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन शुरू में जो लिखे थे 3G माइनस T1 इज इक्वल टू 3A1। तो यहां से 3G माइनस 3A1 इज इक्वल टू T1 आ जाएगा।
और इसको इसके अंदर में पुट करेंगे। तो 8 इंटू में क्या लिखेंगे 3g माइनस 3a1 इज इक्वल टू 93a2 माइनस 160। यहां से आ जाएगा 24g माइनस 24a1, 24g माइनस 24a1। लाइट कट जाने के कारण हम लोगों ने इसको सॉल्व नहीं कर पाए।